हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज जो कि वन शॉट रिवीजन है क्लास 10th की फिजिक्स के ऊपर। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, आप सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में क्या मायने रखती है। तो डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट्स में बता रहा हूँ, वन शॉट है। तो अब हम जैसे इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चार्जिंग चाहिए। दूसरा, आपको फ़ोन में देखना है तो क्या चाहिए, चार्जिंग चाहिए। तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस। चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। चार्ज हमारा क्यू होता है और इसके बारे में स्टडी करनी है, इसके बिहेवियर के बारे में। जब चार्ज रेस्ट पे होता है मतलब वेलोसिटी जीरो होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और जब चार्ज मोशन में होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो नहीं होती, इसका मतलब चार्ज जो होता है वो रेस्ट पे नहीं रहता। ये सारी चीजें जो हैं 12th में डिटेल में आती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसे को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो आज हम इसके अंदर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जो हमारे लिए मतलब 10th में इतने बेसिक्स क्लियर कर दें कि हम जो टॉपिक करेंगे उसमें ये पता चल जाए कि ये टॉपिक्स हैं क्या और कहते क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, या आपने अपने घर में स्कूल टाइम में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। जैसे हम लोग स्केल को सिर पे रब करते हैं और किसी पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट आपने करके देखे होंगे। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स कौन सा होता है, जैसे हम किसी भी प्लग में हम एक मतलब कोई भी प्लग इन करते हैं। जैसे आपने मोबाइल फोन को चार्ज करना है, आपने जैसे प्लग इन किया, बटन दबाया, आपने देखा आपके फोन में लिखा आ गया चार्जिंग। तो वहां पे क्या हो रहा है, चार्जेस का फ्लो होके एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के अंदर आ रहा है और आपकी बैटरी उसको स्टोर कर रही है, ठीक है। तो ये हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं जिसमें चार्जेस मोशन में होता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे करंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज सबसे पहले क्या होता है, फिर हम करंट करेंगे। तो चार्ज क्या होता है, it is a property of matter which exerts the force of attraction or it produces electrics or magnetic fields। इसकी ना दो डेफिनेशंस कर सकते हो आप। एक तो ये पहले वाली, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सर्ट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यहां तक। या इसकी ये भी कर सकते हो डेफिनेशन, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सर्ट्स या विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होते हैं, दो तरह से मेथड्स होते हैं इसके। वैसे तो दो, एक और भी होता है इंडक्शन, बट हम यहाँ पे सिर्फ दो ही डिस्कस करेंगे। एक होता है फ्रिक्शन, एक होता है कंडक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, हम एक कोम्ब को सिर पे रब करते हैं और वो कोम्ब चार्ज हो जाती है जिससे कि वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेती है। ये आपने करा हुआ है, ठीक है। दूसरा, बाय कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर क्या होता है, हम एक बॉडी ए है, अगर हम इसको चार्ज कर लेते हैं, मतलब हमने कोई भी एक चार्ज बॉडी ले ली ए, और हमारे सामने एक बॉडी है बी, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम जब इसको इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, मतलब हम जब इसको फिजिकली कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो अपना कुछ चार्ज ये बी को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ये डिटेल में 12th में करेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि बाय फिजिकल कांटेक्ट या एक्चुअल कांटेक्ट हम लोग चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। दूसरा, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है, दो तरह से होता है बच्चों, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, ये वो चार्ज होता है जो डेफिशिएंसी की वजह से आता है इलेक्ट्रॉन की। अगर हम एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं किसी दूसरी बॉडी के अंदर, और जहां पे गए हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन गए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कम्स ड्यू टू एक्सेस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसके अंदर पहला टॉपिक आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल। हम ऐसे इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि कभी किसी चार्ज को हम लोग इंफिनिटी से उठा करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे लेकर के आ रहे हैं। ये चार्ज जो पी पे हम लेके आए हैं, ये एक और चार्ज पड़ा है, सोर्स चार्ज, जिसका फील्ड फैला हुआ है, हम उसके अगेंस्ट इस छोटे क्यू को लेके आते हैं।
तो एक्चुअल डेफिनेशन तो यही होता है कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे ये आप इसको मूव करा रहे हो, आप छोटे क्यू को, तो किसके अगेंस्ट मूव करा रहे हो? कोई बड़ा चार्ज पड़ा है, उसका फील्ड फैला हुआ है इस तरह से, ये रेड कलर वाला, तो आप छोटे क्यू को इसके अगेंस्ट लेके आ रहे हो, तो यू हैव टू डू सम वर्क एंड दिस इज नोन एज पोटेंशियल। क्लियर हुआ बच्चों? जैसे हवा चल रही है मान लो बड़ी तेज, हम इसके अगेंस्ट चलते हैं तो हमें जोर लगता है ना चलने में, तो हम कोई काम करते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क डन। तो सेम यहां पे एक बंदे को चार्ज से रिप्लेस कर दो और इसके सामने हवा को फील्ड से रिप्लेस कर दो। फील्ड कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इतना याद रखो, फील्ड, चार्ज का फील्ड। तो ये इसको रिपेल करेगा, बट फिर भी ये हम इसको थोड़ा बहुत फोर्स लगा करके विदाउट एनी एक्सेलरेशन इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे, और जो भी वर्क डन होगा उसको पोटेंशियल बोलते हैं। एक बार के लिए इतना याद रखो, ठीक है। सिंबल इसका V होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, SI यूनिट वोल्ट होते हैं, W/Q इज इक्वल्स टू V इसका फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो टर्मिनल, जैसे ये A है, ये B है, A पे पोटेंशियल पॉजिटिव है, B पे नेगेटिव है, हम A से B पे एक चार्ज Q को लेके जाएंगे, ये चार्ज एनर्जी लेकर के जा रहा है, और उस रास्ते में बल्ब आता है तो बल्ब को एनर्जी देता है जिससे बल्ब ग्लो कर जाता है, उसके बाद ये चार्ज B के पास आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? A से B पे एक चार्ज को मूव करा रहे हैं। इसके लिए एक डिवाइस चाहिए होता है जिसको हम सेल बोलते हैं, क्योंकि चार्ज अपने आप मूव करेगा नहीं, कोई सोर्स चाहिए हमें। वो सोर्स क्या होता है? बैटरी या सेल। ठीक है, तो इन दोनों A और B के बीच के पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम A to B बाई Q, मतलब पर यूनिट चार्ज, इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। समझ में आ गया बच्चों? SI यूनिट वोल्ट होते हैं इसके, और हमें क्या चाहिए? इसको मेंटेन करने के लिए एक सेल या बैटरी, एक डिवाइस चाहिए होता है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करवाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों आप सभी ने 9th में पढ़ा है कि वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बाय Q इज नोन एज पोटेंशियल। तो वर्क डन को हम अगर पोटेंशियल को हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन की वैल्यू चार्ज इंटू पोटेंशियल हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, हम वर्क डन को U से रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वर्क डन जो होता है एनर्जी के बराबर होता है, और एनर्जी का सिंबल हम लोग U मान लेते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल इनटू चार्ज। ऐसा यूनिट क्या होते हैं इसके? जूल। ठीक है, आगे इसके अंदर आता है छोटे मोटे क्वेश्चन एक दो। नेम द डिवाइस विच मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। कौन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है? तो आंसर है वोल्ट मीटर। इसको हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद नेम द डिवाइस विच मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। मैं बता चुका हूँ, सेल नाम का जो एक डिवाइस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है इसके अंदर करंट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, हम लोग अब यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने बोला था वहाँ पे फ्लो को, मतलब चार्जेस में जब फ्लो होता है तो उसको हम करंट बोलते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज रेफर्ड टू एज अ करंट। सिंबल I, Q/T फॉर्मूला हो गया। SI यूनिट एम्पियर होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। एमीटर नाम का डिवाइस होता है जो इसको मेजर करता है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सिंबल फॉर द एमीटर इज दिस एंड ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज लाइक दैट। क्लियर? अब कुछ सिंबल हैं, जैसे इसको तार बोलते हैं, वायर, जैसे मैंने ऐसे करा, बल्ब लगा दिया, तो ये वाला सिंबल क्या है? वायर है। अगर ये बल्ब है, ठीक है, रजिस्टर, सेल, ये फ्यूज का सिंबल होता है। फ्यूज होता है ना वो डिवाइस जो हम लोग कहते हैं फ्यूज उड़ गया, इसका, इस चीज का फ्यूज उड़ गया, मतलब फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो सीरीज में लगाया जाता है। ऑलवेज सीरीज में लगाते हैं, इसको ध्यान रखना। प्लग की, इसको की बोलते हैं बच्चों, जैसे बटन होता है ना, ऐसे प्लग की होता है। अब प्लग की अगर ओपन है तो करंट नहीं चलेगा, ओपन है तो I की वैल्यू 0 होगी, क्लोज है तो I की वैल्यू 0 नहीं होगी, मतलब वहां पे चार्जेस का फ्लो होगा। ये बल्ब का सिंबल होता है। ये कनेक्टिंग वायर का मतलब जैसे जॉइंट, इसको जॉइंट बोलते हैं, जैसे दो तारों को आप ज्वाइन करते हैं ना, इसको जॉइंट बोलते हैं। अगर सिंबल ऐसे हो ना, इस तरह से, इसका मतलब वायर एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, क्रॉस का मतलब जैसे एक केबल की तार है, गली में देखते हो आप, और उसके ऊपर से कोई और वायर जा रही है, तो वो इसके ऊपर से ना, हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे करेंगे, इस तरह से। ठीक है, कि उसके ऊपर से टप के जा रही है। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट इसके अंदर ओम्स लॉ। आप सभी को पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास में आपने करा होगा। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 12th में भी आएगा।
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोज फ्रॉम दैट कंडक्टर। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। आर एक कांस्टेंट होता है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो अपोज करता है करंट के फ्लो का। जब हम लोग वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन हमारा अपोज करता है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तब वहां पे जो रेजिस्टेंस होता है उन इलेक्ट्रॉन का अपोज करता है, उनकी वेलोसिटी को धीरे कर देता है, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तभी इसका सिंबल ऐसे ब्रेकर की जैसे होता है। इसके यूनिट भी देखो ओम होते हैं, तो ओम का सिंबल देखो रोड पे लिखा होता है ना ऐसे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ब्रेकर का सिंबल बना होता है, आपने देखा होगा। तो सेम वही सिंबल है ये। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है बच्चों? ये करंट का अपोज करता है, उसके फ्लो का अपोज करता है चार्जेस के। डिफाइन 1 ओम। 1 ओम कैसे डिफाइन करते हैं? अब देखो कभी भी आपसे किसी भी टॉपिक में 1 समथिंग पूछ ले, भाई 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, तो सब में आपके, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला 1 एम्पियर क्या होता है, आप 1 कूलम बटे 1 सेकंड कर देना। मैंने बोला 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। वोल्ट होता है तो 1 जूल बटा 1 कूलम को 1 वोल्ट कहते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला उठा लो आप किसी भी चीज का जो पूछे, उसके अंदर एक ऊपर मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी या नीचे वाली क्वांटिटी दोनों को क्या करो, एक एक पुट कर दो, वो चीज 1 ओम या वो जो भी पूछते हैं वो मानी जाती है। जैसे यहाँ पे 1 ओम पूछा है तो ओम रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ना, तो रेजिस्टेंस V बाई आई होता है। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवा दो, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 ओम। ठीक है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हीट पैदा होना सर्किट के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर। अब एक कंडक्टर में ना जो करंट चलता है वो ना फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से चलता है। ये इलेक्ट्रॉन इतने सारे होते हैं इसके अंदर कि जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो ये क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको कोलाइड करता हुआ जाता है। ठीक है, तो कोलाइड करने से क्या होता है, भीड़ है ना, भीड़ में टकराएगा तो सही। तो जितना ज्यादा रोड टाइट होता है, जब हम रोड पे चलते हैं, कहते हैं लिंक रोड है, तो रोड पे जब हम चलते हैं अगर ट्रैफिक ज्यादा हो तो वहां पे टच होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना। अगर मान लो बिल्कुल चौड़ा रोड हो, हाईवे हो, तो उसमें देखो आराम से जा रहे हो, आराम से आ रहे हो। तो कहने का मतलब है कंडक्टर जितना मोटा होगा, मतलब जितना थिक वायर होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना कंडक्टर पतला होगा उतना उसके अंदर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे आप रोड से याद रखना, हाईवे पे आप इजीली जा सकते हो, और लिंक रोड जो होते हैं, छोटे हाईवे बोल रहा हूँ, छोटे रोड जो होते हैं, उसमें क्या होता है, जो कोलिजन के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर ट्रैफिक ज्यादा हो तो सेम यहाँ पे देखो मैंने बनाया है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराता हुआ जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना। तो VI ग्राफ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्लोप नाम की चीज होती है, आप सबने मैथ में स्लोप पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। ठीक है, तो आप स्लोप पढ़ चुके हो, इसको हम m बोलते हैं, या स्लोप को आप tan थीटा भी बोलते हो। m इज इक्वल टू tan थीटा। जितना एंगल ज्यादा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है, तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें क्या देती है, रेजिस्टेंस देती है। जितना ये वाला एंगल ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, याद रखना। अब इसमें देखो हमने ग्राफ को रिवर्स कर दिया, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, i y एक्सिस पे डाल दिया और x के एक्सिस के ऊपर क्या डाल दिया, वोल्टेज डाल दिया। तब इस सिचुएशन के अंदर हमने जो बोला यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, I है, बेस कितना है, V है, तो I बाई वी क्या हो गया, tan थीटा हो गया ना। तो यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर हो गया, 1/r के बराबर हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि अगर VI ग्राफ में हम लोग I को y पे डाल दें और V को x एक्सिस पे डाल दें, तो उस सिचुएशन में जो स्लोप होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाता है। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर ऊपर वाले ग्राफ में देखो तो V बाई आई की वैल्यू r आ रही है, मतलब अगर हम यहाँ पे tan थीटा निकालें तो ये V है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, बेस हो गया। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। सो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि स्लोप की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। कब, जब V y एक्सिस पे हो और I x एक्सिस पे हो, और जब V जो है x एक्सिस पे आ जाए और
जो आई है वो वाई एक्सिस पे आ जाए तो उस सिचुएशन के अंदर स्लोप की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो इसके ऊपर ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से, जैसे मान लो आई है, ये वी है, तो आपसे पूछेंगे ये R1 है, ये R2 है, तो बताओ इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना इसका, ठीक है, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और अगर हम इसमें V और I को अगर हम ऐसे करें, ये R1 है, ये R2 है, इन दोनों में से कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करना, ठीक है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट है इसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। जितनी लेंथ ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना एरिया कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। कहने का मतलब है मोटा तार और एक पतला तार, एरिया उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा रो एल अपॉन ए। तो रो क्या होता है, रो मींस रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो हमें ये स्पेसिफाई करती है, जो हमें ये पहचान करवाता है रेजिस्टिविटी कि क्या चीज कंडक्टर है, क्या चीज इंसुलेटर है और क्या चीज सेमीकंडक्टर है। तो रेजिस्टिविटी ही हमें ये बताती है कि किस तार को आपको करंट के लिए यूज करना चाहिए, किस तार को आपको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए हो, मतलब आपको हीटर के लिए यूज करना है। कहने का मतलब है स्पेसिफिक पर्पस के बारे में जो हमें पता लगता है। अभी गीजर में नाइक्रोम नाम का तार लगता है, फ्यूज के अंदर लेड और निकल इनका एलॉय डलता है, क्रोमियम, तो वगैरह ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमें कहां से पता लगती हैं, रेजिस्टिविटी से। समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी क्या होती है, किसी भी कंडक्टर की या किसी भी मटेरियल की एक स्पेसिफिक वैल्यू जो हमें ये बताती है कि ये कितना करंट अपने में से पास कर सकता है। ठीक है, याद रखना। तो लेंथ के इंडिपेंडेंट होती है, ये लेंथ इंडिपेंडेंट होती है। अब रो की वैल्यू RA/L है, तो अगर हम एरिया को 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दें, ये 1 और इसकी लंबाई को हम क्या करें 1 कर दें, तो कहने का मतलब है एक ना 1 का क्यूब ले लो, मतलब 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर उसकी लेंथ हो, ऐसे क्यूब ले लो, उसमें से करंट पास कर दो। जो रेजिस्टेंस होगा ना वही हमारी रेजिस्टिविटी होगी, याद रखना। समझ में आ गई मेरी बात। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का एक क्रॉस सेक्शन ले लें, क्रॉस सेक्शन तो समझते हो ना, जैसे एरिया ले लिया। अब मैं एक क्यूब बना लेता हूं, इस क्यूब के अंदर मैंने क्या करा 1 और 1, इसमें से करंट पास कर दिया। जो भी रेजिस्टेंस आएगा ना वो रेजिस्टिविटी होगी, बस इतना याद रखना। ऐसा यूनिट क्या होते हैं, ओम मीटर होते हैं, इसका सिंबल ऐसे होता है, ओम मीटर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो याद रखना हमारे पास 3 तरह के डिवाइसेस होते हैं, जैसे एक कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है। इन दोनों के अंदर तो क्या होता है, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाने से रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है, तो आप ऐसे कह सकते हो कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। दूसरा एक सेमीकंडक्टर नाम का डिवाइस होता है, जैसे हम अब जब मैं एग्जाम्पल लेता हूं इसके अंदर, जैसे मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन जो होते हैं या कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब के अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज होते हैं, जो जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये उन मटेरियल के नाम हैं जो उसमें यूज होते हैं। जैसे आप लोग बोलते हो पेन ड्राइव है, वो काले रंग की होती है, उसके उसको चिप बोलते हैं। जैसे पहले मेमोरी कार्ड होते थे उसको चिप बोलते थे, ठीक है, चिप तो आज भी बोलते हैं, बाकी आजकल मेमोरी कार्ड यूज ही कौन करता है। तो इंटरनल मेमोरीज ही बहुत ज्यादा होती हैं, जो ये मेमोरीज में वर्ड बोल रहा हूँ, ये कोई ना कोई तो डिवाइस होगा ना, ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं। तो इनमें खास बात क्या होती है, जितना टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं उतनी हम इसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ती देखते हैं, मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो याद रखना सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जो टेम्परेचर बढ़ाने से काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस सीरीज पैरेलल। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, सीरीज के अंदर आप देखो हम सीरीज में सारे रेजिस्टेंसेस को ऐसे इस मैनर में अरेंज कर देते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो R1 + R2 अप टू Rn आता है। तो सीरीज में कंडीशन याद रखना इसका प्रूफ, करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। हम यहाँ पे 2 तरह के रेजिस्टेंस ले लेते हैं, एक R1 और एक R2, 2 के लिए कर लेते हैं, N के लिए सेम ही होगा। तो पोटेंशियल V1 R1 के अक्रॉस है और V2 R2 के अक्रॉस है, तो V की वैल्यू V1 + V2, आपको कुछ नहीं करना, ओम्स लॉ लगाना है। V की वैल्यू IR, V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2। तो यहाँ पे देखो मैंने ना I सेम रखा है। क्यों सेम रखा है I, क्योंकि I सीरीज में सेम होता है।
और वोल्टेज डिवाइड होता है, तभी मैंने V को V1 लिखा है और इसको V2 लिखा है। वैल्यू पुट करो, I से I कट गया, आंसर आ गया। N के लिए Rn तक ले जाओगे और अगर सारे रेजिस्टेंस एक जैसे हैं तो आंसर आ गया NR। ठीक है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका उल्टा रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है और सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। देखो ना, ये R1 प्लस R2 हो गया, इसका आंसर क्या है 1/R1 प्लस अप टू 1/Rn तक। तो इसमें क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, तो V की वैल्यू IR होती है, तो I की वैल्यू V/R हो गया, I1 की वैल्यू V/R1 हो गया, I2 की वैल्यू V/R2 हो गया। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज को पुट करते हैं देन यू विल गेट 1/Rp/1/R1 1/R2, क्योंकि V से V सारा कैंसिल हो जाता है। बहुत ईजी है बच्चों, ध्यान से देखो, सिर्फ ये इक्वेशन बनानी है, उसके अंदर ओम्स लॉ से उसकी वैल्यू पुट करनी है। सेम ऊपर देख लो, आपने इक्वेशन पता करनी है, V के अंदर V1 प्लस V2 और ओम्स लॉ लगा करके उसकी वैल्यूज डाल देनी है। बहुत आसान है, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो सेम N के लिए हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो N के लिए बना दिया। ठीक है, R/N और NR। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम देखते हैं किसी भी डिवाइस, अब जैसे आजकल सर्दियां हैं तो विंटर्स के अंदर आप लोग हीटर, गीजर, ये सब चीजें यूज करते हो, तो ये कैसे यूज होती है, मतलब कैसे काम करता है ये करंट जाने से। तो करंट जाने से क्या होता है, हम एक स्पेशल टाइप का डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम नाइक्रोम बोलते हैं। नाइक्रोम एक वायर है, डिवाइस जैसे गीजर हो गया, टोस्टर हो गया, केटल हो गया, इन सब में नाइक्रोम नाम का एक वो लगा होता है, फिलामेंट कह सकते हो आप इसको, एक एलॉय होता है निकेल और क्रोमियम का। तो ये क्या करता है, इसके अंदर से जब हीट पास करते हैं, सॉरी करंट पास करते हैं, तो ये गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है इसकी। ठीक है, तो इसके ऊपर ना एक लॉ बनाया हुआ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए कंडक्टर, तो कंडक्टर बिकम्स हॉट, आफ्टर सम टाइम इट प्रोड्यूसेस हीट। अब आप नॉर्मल भी देखो ना, जैसे मान लो हम पंखा चलाते हैं, ठीक है, या पानी वाली मोटर चलाते हैं, तो जब उसको थोड़ी देर बाद चलाने के बाद हम उसको अगर हाथ लगा के देखें तो वो गर्म होती है। अगर देखा जाए तो हमें उसके गर्म होने की जरूरत क्या है, उसके गर्म होने की हमारे को फायदा क्या है, नुकसान ही है ना। ये अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है, तो ये अनअवॉइडेबल भी होता है, तो हमें मतलब हमारी मजबूरी है। तो जैसे जैसे उसके अंदर जो कॉपर की तारें हैं या एल्यूमिनियम की वायर्स हैं, डिपेंड करता है आपने किस तरह का मटेरियल परचेज किया, तो उसके अंदर करंट पास करने से रेजिस्टेंस तो होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म है। तो इसके ऊपर एक लॉ बनाया गया है, तो हमने उस ना अनडिजायरेबल इफेक्ट को ना यूज करने का एक तरीका ढूंढ लिया। हमने ना रेजिस्टिविटी पता लगा करके हमने एक डिवाइस बना लिया, नाइक्रोम। और भी कई होते हैं, जैसे नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, मैंगनीन है, कई तरह के वायर्स होती हैं। तो इन सब वायर्स को हमने इस तरह से डिजाइन कर लिया कि जब हम इसमें से करंट पास करें तो हीट बहुत ज्यादा पैदा हो, उसका हम यूज करें। जैसे अब सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए हम केटल का यूज करते हैं, या रूम हीटर, हम मतलब अपने आप को वार्म रखने के लिए रूम हीटर का यूज़ करते हैं, गीज़र पानी गर्म करने के लिए, नहाने के लिए, टोस्टर जैसे आप लोग क्या करते हो, स्कूल जाना है, अपना ब्रेड टोस्टर मशीन में डाले और ऊपर से बटन दबाया, 2 मिनट में तैयार हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, हमने अपने फायदे के लिए इसको बना लिया। ठीक है, ओके। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब एक करंट जो होता है पास करता है किसी भी कंडक्टर में से, तो उसमें जो हीट पैदा होती है या रेजिस्टर में से, तो वो हीट पैदा होती है I²RT से। तो जूल्स लॉ कहता है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये सारा का सारा जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, H इज इक्वल्स टू KI²RT, ऐसे लिखा होता है। इसके बाद ये, फिर उसके बाद हम K की वैल्यू को 1 लिख देते हैं, फिर ये आंसर आ गया। मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है I²RT। ठीक है, तो जब इसके न्यूमेरिकल करोगे आप, तो वहां पे I² की वैल्यू H/RT, मान लो I पूछ लिया, हीट एनर्जी दे दी, और R दे दिया, T दे दिया। हीट एनर्जी के यूनिट जूल होते हैं, याद रखना, हीट के यूनिट जूल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मैं आपको बता चुका हूं, हीट हमारा जो है अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है, तो अनडिजायरेबल है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यूजफुल, अपने फायदे के लिए हमने यूज करना सीख लिया। तो इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस होगी, कपड़े प्रेस करना, ओवन हो गया, केटल, हीटर वगैरह, इन सब में हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब है वो भी काम करता है, उसमें टंगस्टन नाम का एक फिलामेंट यूज होता है जो कि गर्म हो जाने के बाद वहां से लाइट एमिट करता है, तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है, मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको याद रखना, एनसीईआरटी से इसको पढ़ना। इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन नाम का फिलामेंट होता है, इनर्ट गैस यूज करते हैं बल्ब के अंदर। ठीक है, दूसरा एक फ्यूज वायर होता है, मैं आपको बता चुका हूं। तो फ्यूज वायर जो होती है ये क्या करती है, ये फ्यूज वायर हमारी हेल्प करती है हमारे, जैसे वोल्टेज ज्यादा आ गई, आप बोलते रहो टीवी जल ना जाए,
तो क्या होता है, मेन बॉक्स में ना फ्यूज लगा होता है। आजकल तो देखो एमसीबी वगैरह लगी हुई हैं, तो फ्यूज वगैरह कम यूज होता है, कई जगहों पे एमसीबी ज्यादा यूज होने लगी हैं। तो जहां फ्यूज की रिक्वायरमेंट होती है वहां यूज, जैसे इन्वर्टर के अंदर फ्यूज डलता है, ठीक है, लैपटॉप हो गया उसमें फ्यूज डलता है, कई सारे डिवाइसेज है जहां फ्यूज डलता है। तो जैसे हम लाइट ज्यादा आती है ना, तो ये सीरीज में लगा होता है, तो लाइट ज्यादा आते ही फ्यूज वायर मेल्ट हो जाते हैं, जिसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। याद रखना मेन बात ये है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो थोड़ी सी अगर रेटेड वैल्यू से मान लो 5 एम्पियर का करंट है, ठीक है, वायर में आ रहा है, फ्यूज उसको अलाउ कर रहा है, आपका फ्यूज जो है 5 एम्पियर से ज्यादा करंट सहन नहीं कर सकता, आपकी वोल्टेज बढ़ गई अचानक पीछे से, तो वोल्टेज बढ़ने से क्या हुआ, 5 एम्पियर का 6 एम्पियर हो गया, तो फ्यूज उसको अलाउ नहीं करेगा, सेफ्टी है, ठीक है, क्योंकि आपका आगे डिवाइस खराब हो जाएगा। तो फ्यूज खुद मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, सर्किट तोड़ देगा, खुद मर जाएगा और आगे वाले डिवाइस को बचा लेगा। ये फ्यूज की खास बात होती है, समझ में आ गया? तभी बोलते हैं ना फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, ये वही चीज है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एलोय होता है, ये एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एलोय, ये सारे यूज करते हैं फ्यूज वायर बनाने के लिए। समझ में आ गया बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होती है जो हमारे किसी भी डिवाइस को मेंटेन करके रखती है। जैसे मान लो मैंने कोई पंखा ऑन करके रख लिया, तो मैंने जब पंखे का बटन दबाया तो पंखे को चलाने के लिए उसमें से चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तभी तो वो चल रहा है। तो वो कितनी एनर्जी ले रहा है चलने के लिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं? वर्क डन मैंने आपको पीछे भी बताया, तो वर्क डन का फॉर्मूला एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? Q इंटू वी। क्यू की वैल्यू क्या होती है? I इंटू टी। तो मैंने यहाँ पे आई टी क्यों करा? क्योंकि करंट चाहिए ना, करंट चाहिए पंखे को चलाने के लिए, कूलर को चलाने के लिए। तो I इंटू टी, मैंने चार्ज को चेंज कर लिया, इंटू वी। तो इसको मैंने लिख दिया W को E की वैल्यू VIT, खेल खत्म। समझ में आ गया? उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर क्या होता है। तो वर्क डन पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन बाय टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो पावर का फॉर्मूला वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है? Q इंटू वी के बराबर होता है। तो हम इसका पहला फॉर्म निकालने जा रहे हैं, SI यूनिट इसके वॉट होते हैं। तो वर्क डन की वैल्यू Q इंटू वी होती है। तो आप पावर के इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, आप देखोगे Q बाई टी आई होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, उसको बोलते हैं V इंटू आई। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये है बच्चों, इसको ध्यान रखना। फिर इसी फॉर्मूले से आप अगले फॉर्मूले बनाएंगे। V की वैल्यू IR होती है, ओम्स लो। अब V की वैल्यू में IR पुट कर दो तो कितना हो जाएगा? I स्क्वायर R हो गया। तो ये दूसरी फॉर्म आ गई। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने बोला करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है, बताओ पावर कितनी होगी? तो चुपचाप इसमें डाल देना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसी फॉर्मूले में VI में एक बार आपने V इज इक्वल्स टू IR पुट किया है, तो एक बार आप क्या करो, I की जगह V बाय R पुट कर दो। समझ में आ गया? तो बस हो गया, वोल्टेज की टर्म्स में ये आंसर आ गया। तो इसको हम बोलते हैं पावर। यहां तक एक फॉर्मूला ये हो गया W बाई टी, एक हो गया VI, एक होगा I स्क्वायर R, एक हो गया V स्क्वायर बटे R। लास्ट है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे घरों में बिल आता है, वो बिल जो आता है वो आपके लिखा होता है ना KWH, किलोवाट आवर। मीटर में कभी देखना KWH लिखा मिलेगा आपको। तो बिल कैसे निकालते हैं बच्चों? एनर्जी होता है ना, खर्चा कर रहे हैं हम उसके अंदर, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, पंखा चल रहा है, AC चल रहा है, कूलर चल रहा है, हर चीज चल रही है। तो उसके लिए हमें जो पैसे देने होते हैं वो किस हिसाब से देते हैं हम लोग, वो देखते हैं। तो पावर जितना यूज कर रहे हैं इनटू टाइम बटे 1000। अगर मान लो आप यूज कर रहे हो 10 वोट या 15 वोट, तो पावर वोट में है ना, तो बटा 1000 करोगे। समझ में आ गया? पावर गुणा टाइम बटा 1000। तो फॉर्मूला बना कैसे? वो यहां से बना बच्चों, पावर इज इक्वल्स टू W बाई टी। तो W इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। तो पावर इंटू टाइम से हम लोग एनर्जी निकालते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं। अगर मान लो आपका क्वेश्चन वोट में दिया हुआ है तो नीचे 1000 कर लेना, अगर किलो वोट में पावर दी हुई है तो 1000 करने की जरूरत नहीं है। टाइम की वैल्यू घंटों में लेनी है, आवर्स के अंदर याद रखना है। मैंने बोला 30 मिनट, तो आप 1/2 घंटे ले लोगे। ठीक है बच्चों, ये कन्वर्जन तो आप कर ही लेना। तो पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, ऊपर वाले फॉर्मूले में वॉट में पावर है तो बटा 1000 कर देना। नीचे वाले फॉर्मूले अगर पावर किलोवाट में है तो कोई जरूरत नहीं है, सीधा पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। SI यूनिट KWH बोलते हैं। समटाइम्स इसका MCQ में पूछ लेते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो आंसर है 3.6 गुना 10⁶ जूल होते हैं। क्लियर है बच्चों? कैसे बना ये वाला? बड़ा आसान है। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 होते हैं। ठीक है, इसको गुणा कर लो, आप यहीं पहुंच जाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है,
कोई भी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई हो आप कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।